आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जहां पे एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वैसे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही हमने कर डाला था सीबीएसई में, बट यहाँ पे सीयूटी में एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें ऐड होता है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे आपको पढ़ना है। जैसे हमने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था तो उसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग ये चीज हमने की थी, बट इसमें एडिशनल क्वेश्चन एक ऐड हो गया है कि अगर हम कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भी बाइफर्केशंस होते हैं। उसी को आपको यहाँ पे इन डिटेल कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। पूरा चैप्टर भले इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हो बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, तो स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए जहां पे आपको लगता है कि ठीक है ये समझना आसान है, तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव कैसे भी पूछ ले मैं उसका आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए भाई, यहां पे अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं, राइट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप करोगे क्या? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट है एग्जैक्टली क्या। उसके बाद सेकंड चीज जो आते हैं वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि अगर मार्केटिंग की बात करूं तो एग्जैक्टली वो क्या क्या रोल एंड फंक्शन यहाँ पे प्ले करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जो कि है प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इन्हीं चारों को आपको यहाँ पे डिटेल में करना है, राइट। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट मिक्स करोगे, उसके बाद आप प्राइस करोगे, उसके बाद आप प्लेस करोगे, उसके बाद आप प्रमोशन करोगे। तो मार्केटिंग मिक्स के चारों जो एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसको आपको इन डिटेल करना है। अब इसी के अंदर जो लेबलिंग है, जो आपका यहाँ पे पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, ये सारे कंसेप्ट्स इन्हीं के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। देखो बेटा, जब मैं कहती हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब था कि फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन एज अ मैनेजर आपको लेना है तो दैट गोज टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वैसे ही जब मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाने का या मार्केटिंग करने का सबसे मेन एम कंपनी का एक ही होता है कि हम जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैक्सिमम में मैक्सिमम सेल हो। अब आपने बना तो दिया, बनाने से तो चीजें बिकेगी नहीं, मुझे चीजों को बेचने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे मैंने अगर दुकानों में प्रोडक्ट रखा है तो लोग उसको देख के पसंद करें, उसको देख के पूछे कि ये क्या रखा हुआ है। तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है, आपका नाम नहीं है, तो शायद प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके, तो ब्रांडिंग करनी चाहिए। प्रोडक्ट बिकने के लिए मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, तो इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। उसके अलावा प्रोडक्ट बेचने के लिए आजकल कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स है, पर्सनल सेलिंग है, इनका इस्तेमाल करना होगा, राइट। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसकी प्राइस सही तरीके से होनी चाहिए। अब प्राइस सही है गलत है कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये सारी चीजें रिवॉल्व करती है एक ही चीज पे, कंज्यूमर्स, उनकी चॉइस, उनका प्रेफरेंसेस, उनको क्या चाहिए। गए वो दिन, गए वो जमाने जब एज अ प्रोड्यूसर आप चीजें बनाते थे, मार्केट में देते थे, चीजें ऑटोमेटिकली बिक जाती थी। आज वो जमाना है जहां पे कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, चॉइसेस अवेलेबल है, उनको कहते हैं हम किंग ऑफ द मार्केट। तो लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या उनकी चॉइसेस है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस है, इनको समझना और उनके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफरिंग बनाना, टारगेट कस्टमर के ऊपर फोकस करना कि ठीक है मेरे कस्टमर्स है, उनकी पसंद ये है, उनका प्रेफरेंस ये है, उनको ये चीजें चाहिए, तो मैं उसी के मुताबिक प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचूंगी सो दैट मैक्सिमम सेल्स हो। ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या कहता है? सबसे पहले एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, जिसका मेन एम क्या है कि जो आपका यहाँ पे टारगेट मार्केट है उनके साथ हम म्यूचुअली ऐसे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जो कि क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग सेल्स, वो यहाँ पे अचीव हो सके। एनालिसिस करना है। एनालिसिस बोले तो क्या,
अब मुझे तो घर बैठे पता नहीं चलेगा कि किसको क्या चाहिए, किसका क्या प्रेफरेंस है, किसको यहाँ पे मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो उसके लिए मुझे मार्केट से डेटा कलेक्ट करना होगा, कस्टमर से बात करनी होगी, कस्टमर से फीडबैक लेना होगा और इस डेटा के मुताबिक मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लानिंग। अब चलिए, आपको पता चल गया कि लोगों को क्या चाहिए या लोगों की पसंद क्या है, तो उसके मुताबिक प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, कैसे बेचोगे, किस तरीके की पैकेजिंग होगी, सोच के आपको प्लान करना होगा। प्लान किया तो प्लान सोचने से ही तो हो नहीं जाएगा, तो मुझे प्लान करने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे उनको अरेंज करना, जो भी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनानी होगी उनको यहाँ पे बनाना। उसके अलावा वही ऐसी चीजों को कंट्रोल करना। अब देखिए, मैंने प्लानिंग की, बट हमेशा प्लान तो 100% जैसे सोचा वैसे तो होते नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। मैंने सोचा कि मैं तो 10% ऑफर दूंगी जिससे मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरे कॉम्पिटिटर ने दे दिया फ्लैट 25% ऑफ, अब कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीजें जो आप करते हो, मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, फिर समझते हो कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर जो चाहिए कैसे बनाएंगे कैसे देंगे, उसके लिए प्लानिंग करते हो, फिर वो प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हो। इंप्लीमेंट करते वक्त जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करते हो। इतनी मेहनत काहे मेरे दोस्त? सो दैट कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, या यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ सके, या सर्विस अगर आप प्रोवाइड करो तो सर्विसेज की सेल्स बढ़ सके, ये पाने के लिए सेल्स बढ़ाना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि उसी से कंपनी का रेवेन्यू आता है, उसी से कंपनी का प्रॉफिट आता है। तो ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मेरे कस्टमर्स को खुश रखना, मेरे कस्टमर्स के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बनाना कि वो अगर प्रोडक्ट खरीदे तो बस हमारा ही खरीदे। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कहता है? सबसे पहला फीचर कहता है कि कोई भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करो, उनका प्राइमरी एम होता है कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करना। तो ये जानना कि लोगों को क्या चीज की जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना के ऑफर करना, सो दैट मार्केट में वो इजीली यहाँ पे बिक जाए। सेकेंड फीचर कहता है कि क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पर लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए, भाई गर्मी बहुत आ रही है। अब होता क्या है कि गर्मियों में लोगों को आइसक्रीम, गोला, ये चीजें खाना ना बहुत पसंद है। अब मेरा तो पर्सनल फेवरेट अगर आप पूछो ना तो मुझे तो भाई गोला बहुत पसंद है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी मैं गोला खाने जाती हूँ तो वो जो बर्फ इस्तेमाल होता है ना, वो ऐसे पानी से बना रहता है, फिल्टर वाटर नहीं रहता है, फिर उसको मिट्टियों पे यहाँ पे लाया जाता है। तो काफी बार ऐसे होता है कि गोला खा के मैं पड़ जाती हूँ बीमार। अब ये बहुत ही बड़ा धर्म संकट है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे माता पिताओं के साथ भी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब ऐसे केस में करे तो करे क्या? तो इसके लिए कोई कंपनी आई, उसने कहा कि आप काहे टेंशन ले रहे हो, हम आपको सप्लाई करेंगे रेडीमेड गोला। एकदम ऐसे सील पैक पैकेजिंग में आएगा, आपको बस लेके जाना है, घर पे फ्रीजर में रख देना है, 6 घंटे बाद गोला घर पे तैयार, और वो भी अलग अलग फ्लेवर्स में। मैंने बोला वाह भाई वाह। तो ये क्या किया उन्होंने पता है? एक मार्केट ऑफरिंग बनाई। जब मैं प्रोडक्ट डिजाइन करती हूँ कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक कि भाई उसकी क्या पैकेजिंग होगी, किस तरीके के फीचर्स होंगे, क्या उसमें एडेड एडवांटेजेस होंगे, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो इसको कहते हैं क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। एक ऐसा प्रोडक्ट या ऑफरिंग डिजाइन करना और कस्टमर्स को ऑफर फॉर सेल करना कि अगर ये प्रॉब्लम है आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज कस्टमर वैल्यू। अब देखिए, कस्टमर वैल्यू की बात करो तो कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है तो उसके लिए देता है पैसे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, इस्तेमाल का नहीं, क्या मैं उसके लिए पैसे पे करूंगी? मतलब आप सोचिए कि अगर कोई भी ऐसा देश है या कोई भी ऐसा स्टेट है जहां पे खूब गर्मी होती है, 12 महीने ज्यादातर गर्मी होती है, अब वहां पे जाके आप एक बड़ी सा शोरूम खोलोगे हीटर का, भाई खरीदेगा कौन? कितना भी ऑफर दे दो, कितना भी डिस्काउंट दे दो, अगर जरूरत नहीं तो कोई उसको नहीं खरीदेगा।
और वही अगर आप कोई ठंडे प्रदेश में चले गए जहां पे 12 महीने ठंड होती है, 12 में से 8 महीने तो बर्फ गिरती है, वहां पे आप जाके बेचोगे एसी और कूलर। भाई उन देशों में लोगों के घर पे पंखे तक नहीं होते, तो ऐसी जगह पे एसी बेचोगे? उनको उसकी क्या जरूरत, क्या इस्तेमाल, क्या वैल्यू ऑफरिंग है ये? क्या उनके लिए उस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू है? क्या वो उनकी कोई नीड और वांट सेटिस्फाई कर रहा है? वो क्यों खरीदेंगे? तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ, ऐसे बनाओ जो कस्टमर्स के लिए कोई वैल्यू जनरेट करे, उनके लिए यूटिलिटी जनरेट करे, जिसका वो इस्तेमाल करके अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। जाहिर सी बात है, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू अ वेरी सिंपल बट अ लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। अब देखिए बेटा, बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज आपको दी गई है। फिलोसॉफीज पढ़ाने के पहले मैं बच्चों को यह बता दूं कि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, हमें फिलोसॉफीज तो समझ आ जाती है बट इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आता। बच्चा, आज अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी खुद का बिजनेस है, कंपनी है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, हम जब बिजनेस करते हैं तो हम इनमें से एक फिलॉसफी को अपना के बिजनेस करते हैं। जैसे अगर कोई रेगुलर यूज प्रोडक्ट की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जी है, फल है, ठीक है, ऐसी चीजें जो डेली इस्तेमाल होती है, तो यहां पे जनरली जो है हम प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि भाई ज्यादा क्वांटिटी में बना के आप मार्केट में सप्लाई कर दो, सस्ता मिलेगा तो लोग इसको खरीद लेंगे। बट जब हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऐसे केस में हम प्रोडक्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि भाई क्वालिटी फीचर्स अच्छे होंगे तो लोग उसके पैसे देके खरीदेंगे भी। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देती हूं, अगर टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन 20,000 का भी आता है और टेलीविजन वही साइज का विद बेटर फीचर्स एंड क्वालिटी हो सकता है लाख रुपए का भी आए। जैसे अगर मैं OnePlus MI खरीदती हूँ तो बहुत सस्ता है, बट वहीं मैं सोनी ब्राविया खरीदती हूँ तो बहुत महंगा है। अगर आप लैपटॉप की भी बात करो तो लैपटॉप भी 30-40 हजार में भी आता है और वही लैपटॉप 1.5 लाख में भी आता है। फर्क क्या है? तो क्वालिटी डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोग क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसकी लोगों को जरूरत हो, तो मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे फिलॉसफी क्या है कि एज अ कंपनी आप कौन सी सोच के ऊपर अपने बिजनेस को टिकाते हो, राइट? इसमें सबसे पहली फिलॉसफी या सबसे पहली सोच है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब देखिए बेटा, प्रोडक्शन कंसेप्ट का क्या सोचना है? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करो। जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो, बल्क में यहां पे प्रोडक्शन करते हो, तो बल्क में प्रोडक्शन करने के कारण जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, चीजें सस्ती बनती है। साथ ही साथ ज्यादा प्रोडक्शन किया तो मार्केट में आप ज्यादा सप्लाई भी कर सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ते से सस्ता बनाओ। मार्केट में अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है और सस्ता भी है तो लोग तो उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट की अगर बात करें तो उसके 2 फोकस है। एक यहां पे चीपर प्रोडक्ट एंड रेडी अवेलेबिलिटी, राइट? तो 2 फोकसेस है कि एक आप सस्ते से सस्ता बनाओ और दूसरा ज्यादा बनाओ कि मार्केट में वो इजीली अवेलेबल हो, तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। बट उसके अगेंस्ट अगर मैं सेकेंड कंसेप्ट की बात करूं जो कि है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि हमें जो है क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इस ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ते से सस्ता बनाओ, तो इसके ऊपर हम क्वालिटी के ऊपर और फीचर्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं जब आप उसको अच्छी क्वालिटी का विद बेटर फीचर्स आप बनाओ। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि भाई हम तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो बेस्ट इन क्वालिटी होगा, जिसमें बहुत सारे एडेड फीचर्स होंगे। उसके बाद आपका थर्ड कंसेप्ट आता है जो कि है आपका यहाँ पे सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट का क्या मानना है
कि भाई प्रोडक्ट चाहे तुम कोई भी बनाओ, चाहे सस्ते से सस्ता वाला प्रोडक्ट बनाओ या फिर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, बट अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो जब तक उसकी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करो या सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट करो, सो दैट वो मार्केट में यहां पे सेल हो। तो सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? टू सेल अ प्रोडक्ट you need to promote and advertise the same। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज योर मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट की अगर बात करूं तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? भाई प्रोडक्ट बनाने के पहले कंज्यूमर्स को पूछो तो उनको क्या चाहिए, उनकी क्या पसंद है, क्या प्रेफरेंसेस है, उनको क्या चाहिए, उस मुताबिक प्रोडक्ट को बनाओ, फिर प्रोडक्ट को बेचो। तो पहले कस्टमर्स की जो नीड्स है, जो वांट्स है, उसको एनालाइज करो, उसको समझो, फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विस को बना के देन उसको बेचो, तब जाके वो बिकेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट यहां पे क्या कहता है? मेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज पर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, तो कस्टमर्स की जो भी नीड्स है, जो भी वांट्स है, उसको पहले समझो, उसको एनालाइज करो, फिर उसके मुताबिक यहां पे प्रोडक्ट को बनाओ। ये कौन कहता है? तो ये आपका मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो बेटा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि ठीक है, आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटी दे दो, या तो आप चीपर बनाओ, या तो आप कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस को समझ के बनाओ, चाहे आप जो भी करो। बट अगर प्रोडक्ट बनाते वक्त, उसकी पैकेजिंग करते वक्त, प्रोडक्ट बेचते वक्त आप अगर कोई भी ऐसा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो तो उसको करो। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि मार्केटिंग के दौरान आप प्लीज ऐसे मेथड्स को इस्तेमाल करिए, ऐसे चॉइसेस करिए जिससे एनवायरमेंट, सोसाइटी का कम से कम नुकसान हो। पोल्यूशन कम करो, अगर कोई ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जिससे पोल्यूशन रिड्यूस हो सके तो उसको इस्तेमाल करो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल करो एंड सो ऑन। राइट, तो यहां पे मैं अगर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करूं तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट ड्यूरिंग मार्केटिंग। ठीक है, किसके ऊपर फोकस करना है? तो आपके एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना है जब भी आप मार्केटिंग या उसके प्रोसेसेस को यहां पे फॉलो करो। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं। वैसे तो जैसे मैंने कहा 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिलॉसफीज है मार्केटिंग की। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फिलॉसफी को यहाँ पे अडेप्ट करे, कहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बहुत कंपनीज है जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको एग्रेसिवली मार्केटिंग भी करती है, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एनालिसिस भी करती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिलॉसफीज भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है या मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? सबसे पहला फंक्शन या रोल ऑफ मार्केटिंग कहता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। देखिए बेटा, मार्केटिंग करने के पहले, प्रोडक्ट बनाने के पहले, प्रोडक्ट को बेचने के पहले बहुत जरूरी है ये समझना कि आपके टारगेट मार्केट कौन है, आपके कस्टमर्स कौन है, किसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उनकी क्या नीड है, उनका क्या वांट्स है, यहाँ पे मार्केट में कहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देती हूं, मान के चलिए कि हमारा प्रोडक्ट है कोई एक पर्टिकुलर बिस्किट। लेट अस से कि हम यहाँ पे मार्केट में क्रीम बिस्किट्स बनाते हैं। अब क्रीम बिस्किट्स बनाने वाली तो कई सारी कंपनीज है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। अब मुझे पता है, जब मैंने मार्केट एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स है जो क्रीम बिस्किट्स परचेस करते हैं, उसमें से 20% कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो यहां पे ये आपको कब पता चलेगा कि कितने लोग परचेस करते हैं, कितने टोटल लोग हैं, कितना बढ़ा सकते हो? जब आप यहां पे मार्केट जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और उसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे मार्केट प्लानिंग।
अब देखिए बेटा, मुझे पता चला कि टोटल 100% कस्टमर्स में से 20% कस्टमर्स जो है मेरी कंपनी के क्रीम बिस्किट्स को परचेस करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैं चाहूंगी कि आज 20% लोग कर रहे, कल उठ के 30 करे या 40 करे। तो 30% मैं चाहती हूं कि लोग मेरा प्रोडक्ट परचेस करें, बट कैसे? मेरे बोलने से हो तो नहीं जाएगा कि 10% लोग और ज्यादा परचेस करें, मेरा और ज्यादा प्रोडक्ट बिके, और ज्यादा प्रॉफिट बढ़े। नहीं, तो उसके लिए मुझे प्लान करना होगा। हो सकता है मुझे पैकेजिंग चेंज करनी पड़े, हो सकता है मुझे एडिशनल यहाँ पे वेरिएंट्स और फ्लेवर्स और कलर्स और शेप्स में बिस्किट्स को लॉन्च करना पड़े, हो सकता है मुझे कोई ऑफर्स देना पड़े, हो सकता है मुझे प्राइस को चेंज करना पड़े। तो कैसे मैं अपने प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज करूंगी? कैसे मैंने जो सोचा कि आज 20% लोग खरीद रहे हैं, कल उठ के 30% खरीदने चाहिए, ये कैसे मैं अचीव करूंगी? तो इसके लिए जो भी आप सोचते हो उसके लिए मार्केट प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एग्जैक्टली क्या होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो आपका फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, किस तरीके के कलर्स होंगे, लेबलिंग में क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होगी, किस तरीके का नाम लिखा जाएगा, किस तरीके की ब्रांडिंग होगी, क्या उसमें फीचर्स होंगे, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये सारी A to Z चीज एक प्रोडक्ट को लेकर आपको सोचना है, उसको डिजाइन करना है। याद रखना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना बेहतर आपका प्रोडक्ट होता है, जितने उसमें बेहतर फीचर्स होते हैं, जितना वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उतना ज्यादा वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और उतना ही ज्यादा आपका सेल्स होने का चांसेस भी होता है। एक बेसिक से एग्जांपल देती हूं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्ट की बात करूं, लेट अस से एप्पी फिज या तो माउंटेन ड्यू, ठीक है। अब जनरली मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ भी, जो बहुत सारे रीजंस है, नंबर ऑफ रीजंस है। बट जब भी मैं कोई भी स्टोर में जाती हूँ, ठीक है, चाहे वो डी मार्ट हो, चाहे वो बिग बाजार हो, कोई भी बाजार हो, मैं उसमें जाती हूँ ना, और इतनी सारे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स रखे रहते हैं। बट आई डोंट नो, वो एप्पी फिज का जो नया बॉटल आया ना, ऐसे पेट बॉटल, इतना छोटा सा, उसका शेप इतना यूनिक है, और जो माउंटेन ड्यू है उसका जो कलर है, रेडियम कलर का जो बॉटल है, उसका कलर इतना यूनिक है कि पता नहीं, मैं वैसे खरीदती नहीं हूं, बट वो दो प्रोडक्ट्स हमेशा नजर में दिख के आता है, अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी पैकेजिंग, उनका जो शेप है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, उतना अट्रैक्टिव है, राइट? तो यहां पे बेटा यही होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। आप समझ रहे हो? नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग यहाँ पे क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट या एक यूनिट नहीं बनाती है, वो हजारों लाखों यूनिट्स का प्रोडक्शन एक साथ करती है। अब ऐसे केस में हो सकता है कि एक कंपनी है, जैसे अमूल है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, कैडबरी है, उनकी फैक्ट्रीज डिफरेंट लोकेशंस में होगी, बट उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या एक जगह पे प्रोडक्ट छोटा बना, एक जगह पे बड़ा बना, एक जगह पे दूसरी क्वालिटी बनी, क्या ये चलेगा? नहीं। जब भी हम प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज में बनाते हैं, हमें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि सारे जो प्रोडक्ट्स बने वो यूनिफॉर्म बने, सेम इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, फ्रेग्रेंस, टेस्ट एक्सेट्रा। हर प्रोडक्ट अलग नहीं हो सकता है। मैंने कहीं से पार्ले जी बिस्किट खरीदा, फिर दूसरे जगह से पार्ले जी बिस्किट खरीदा, तो दोनों अलग नहीं हो सकते, उनका कलर, शेप, टेस्ट अलग नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब आप मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोडक्ट बनाते हो, तो सेम क्वालिटी रॉ मटेरियल, सेम मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। सेकंड जो कंसेप्ट है ग्रेडिंग, बेटा ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे समर सीजन चल रही है, समर सीजन की बात करें और मैंगोज की बात ना करें, समर सीजन की बात करें और मैंगोज की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मान के चलिए कि हमारे पास भी मैंगो फार्म है, वैसे है नहीं मेरे पास, काश होता, बट हम एक बस एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास भी एक मैंगो का फार्म है। ये फार्म में बहुत सारे आम के पेड़ है। बहुत सारे क्या है? तो बहुत सारे यहाँ पे आम के पेड़ है, ठीक है, आम के पेड़ है कुछ इस तरीके से, बहुत बड़े घने यहाँ पे पेड़ है हमारे पास आम के, ठीक है। अब इस पेड़ में ग्रो होते हैं बहुत बहुत सारे मैंगोज। अब कुछ मैंगोज जो है वो यहाँ पे साइज में छोटे बनते हैं, ठीक है,
कुछ मैंगोज जो है वो साइज में बड़े ग्रो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मैंगोज भाई अलग अलग पेड़ के नहीं होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे मार्केट में जो है मैंगोज, मान के चलिए मैं एक मैंगो की वैरायटी ले लेती हूं अल्फांसो, ठीक है, हाफूज जिसको हम कहते हैं। अल्फांसो मैंगोज जो है यहाँ पे अगर 2 बकेट में है तो दोनों का प्राइस पर डजन, डजन मतलब क्या, तो 12 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट से ये एक बॉक्स ऑफ मैंगोज है, ये दूसरा बॉक्स ऑफ मैंगोज है। अब इसमें सारे जो छोटे छोटे मैंगोज ग्रो हुए थे ना पेड़ में, वो सारे छोटे छोटे जो मैंगोज है मैंने इसमें रख दिए। इसमें जो बड़े बड़े मैंगोज ग्रो हुए थे उसको मैंने यहाँ पे 12 मैंगोज इसमें रख दिए, राइट। तो यहाँ पे अगर ये बॉक्स जो है 450 रुपीज का होगा तो वही यहाँ पे ये बॉक्स जो है 650 रुपीज का होगा। है तो दोनों में अल्फांसो मैंगोज, ग्रो तो दोनों सेम पेड़ पे हुए हैं, फिर प्राइस में डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज है, ये बिगर इन साइज है। बट ये हमने अलग कैसे किया? तो इसी को कहते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जैसे यहां पे हमने प्रोडक्ट को अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कभी प्रोडक्ट को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कभी प्रोडक्ट को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट प्रेफरेंसेस। तो यहां पे जो 2 प्रोडक्ट्स को हमने अलग किया है उसी को कहते हैं ग्रेडिंग। प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो साइज हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो एंड सो ऑन। और इसीलिए उसका जो प्राइसिंग भी होता है वो भी यहाँ पे डिफरेंट होता है। सेम अगर आप सब्जी मार्केट में जाते हो, एक ही ठेले वाले के पास मान के चलिए टोमेटोज है, अब कुछ टोमेटोज दबे हुए हैं, थोड़े से ज्यादा पके हुए हैं तो वो आपको सस्ता दे देगा। अब कुछ टोमेटोज ताजे ताजे हैं, एकदम कड़क कड़क है तो वो थोड़े से महंगे देगा, राइट। तो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को यहाँ पे ग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ पे डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करना ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब देखिए पैकेजिंग की अगर बात करूं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद उसको जो हम पैक करता है, चाहे रैपर में पैक करो, चाहे प्लास्टिक की थैली में पैक करो, चाहे कोई प्लास्टिक कंटेनर्स में उसको पैक करो, तो उसको हम कहते हैं पैकेजिंग। हर एक प्रोडक्ट में कितने लेयर्स ऑफ पैकेजिंग होगी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, किस तरीके की पैकेजिंग होगी। जैसे चॉकलेट होगा तो रैपर में होगा, चिप्स होगा तो रैपर में होगा, बट वही अगर शैम्पू कंडीशनर होगा तो कंटेनर्स में होगा, राइट। तो उसको अप्रोप्रिएटली पैक करना। एंड साथ ही साथ आज की तारीख में राइट टू इंफॉर्मेशन के दौरान हर एक कंज्यूमर या कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है उसके पास आपके प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होना मैंडेटरी है। इसीलिए प्रोडक्ट लेबलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल भी लेकर आई हूं, ठीक है। अब देखिए ये है ना बिस्किट्स का पैकेट है, ये बिस्किट्स का पैकेट है, ठीक है। तो अभी बिस्किट जो है इसको ऐसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला गया है। कार्डबोर्ड बॉक्स से अगर मैं इसको निकालूंगी तो निकालने के बाद ऐसे प्लास्टिक का पैकेट है जिसमें इन बिस्किट्स को डाला गया है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी पैकेजिंग। अब पैकेजिंग करने के बाद आप अगर देखोगे तो इस बिस्किट पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है। वहीं अगर इस साइड में घुमाओ तो इस साइड भी वो बिस्किट में क्या क्या यहाँ पे एनर्जी कंटेंट्स है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो प्रोडक्ट पैकेज के ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हो तो इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब या ब्रांडिंग का काम यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हर एक प्रोडक्ट के 2 नाम होते हैं, ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम अभी ये क्या है, तो मैं बोलूंगी बिस्किट है। वैसे अगर पार्ले जी का पैकेट है मैं आपको दिखाऊंगी क्या है, तो बिस्किट है। वैसे तो ग्लूकोज भी बिस्किट है, टॉप्स भी बिस्किट है, ये भी बिस्किट है, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले लो बिस्किट है। चलो साबुन है, शैम्पू है, ये जेनेरिक नेम है। बट वही अगर मैं कहती हूं पार्ले के बिस्किट्स है, नेस्ले के बिस्किट्स है,
सनफीस्ट के डार्क फैंटेसी बिस्किट्स है, सनफीस्ट के ऑरेंज क्रीम बिस्किट है। तो जब मैं प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नाम दे देती हूं तो उसी को हम यहां पे क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आज की तारीख में कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए अगर कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो एक कस्टमर सर्विस सपोर्ट यहाँ पे बनाना। ज्यादातर कंपनीज कोई टोल फ्री नंबर दे देती है, कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर देती है, कोई कस्टमर सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी देती है, किसी का खुद का एप्लीकेशन होता है जहां पे आप कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सको। भले मेथड या तरीका कोई भी हो, बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस यहां पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो दैट इज प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। एक कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करो तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी कम या ज्यादा होगी, काफी हद तक वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड होती है। उनको सोच समझकर, स्टडी करके, एनालाइज करके फिर उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस डिसाइड करना। प्राइस क्या है, तो भाई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो कीमत देनी पड़ती है उसको हम प्राइस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये पर्टिकुलर बिस्किट्स है, ये बिस्किट्स को खरीदने के लिए करीबन मुझे देने पड़े थे लेट अस से 80 रुपीज। ठीक है, तो बिस्किट्स को खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़े, तो ये क्या हो गया, तो इस बिस्किट की प्राइस यहां पे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज प्रमोशंस। अब प्रमोशन की बात करें तो चाहे आप प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट करो, जैसे हम टीवी में ऐड दिखाते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स प्रिंट करते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए यहाँ पे उसके प्रमोशन के डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करो, जैसे कि सेल्स प्रमोशन। बहुत बार प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम 20% एक्स्ट्रा, 1 पे 1 फ्री, 30% एक्स्ट्रा, फ्लैट 25% ऑफ, ये चीजें भी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रमोशन टेक्निक्स। ऐसी टेक्निक्स जो प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। राइट, नेक्स्ट क्या है, तो प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अब देखिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या बनता है डिफरेंट जगहों पे, उनकी फैक्ट्रीज में बनता है, बट ये प्रोडक्ट हमारे घर के आजू बाजू डिफरेंट स्टोर्स में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल है, नेस्ले है, कैडबरी है, ब्रिटानिया है, इसके प्रोडक्ट्स आपके घर के आजू बाजू सारे स्टोर्स में ज्यादातर अवेलेबल होंगे, बट क्या इनकी फैक्ट्रीज हम सभी के घर के आजू बाजू है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को अलग अलग स्टोर्स तक पहुंचाते कैसे है, तो इसके लिए बहुत सारे इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स काफी बार अपने प्रोडक्ट्स डिफरेंट एजेंट्स को बेचते हैं, एजेंट्स होलसेलर्स को बेचते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते हैं, रिटेलर्स से वो प्रोडक्ट जो है हम जैसे कस्टमर्स या तो कंज्यूमर्स के पास आता है। तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो सप्लाई चेन को हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा माना जाता है। राइट, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम होता है प्लेस यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करना। ट्रांसपोर्टेशन का एम होता है प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे पहुंचाना। प्रोडक्ट बनता एक जगह पे है बट बिकता कई जगहों पे है, तो जहां पे प्रोडक्ट बनता है वहां से लेके उसको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस तक पहुंचा के प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना, ये किसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज स्टोरेज या वेयरहाउस, या जिसको आप यहाँ पे गोडाउन्स के नाम से भी जानते हो। गोडाउन्स की अगर यहाँ पे बात करें या वेयर हाउसिंग की बात करें तो उनका पर्पस होता है यहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्रिएट करना। राइट, वेयर हाउसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में नहीं बनाते, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है इन बल्क या तो लार्ज क्वांटिटीज, बट इसकी डिमांड तो एक साथ आएगी नहीं, लोग जो है थोड़ा 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 करके खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सीजनल प्रोडक्ट जैसे कि वीट। अब वीट या गेहूं की बात करें तो हमारे घर पे तो 12 महीना वीट की डिमांड होती है, क्योंकि वीट से आटा बन के तो हम रोटियां बनाते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग सारे 12 मंथ्स का वीट एक साथ स्टोर नहीं करते, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उसका आटा बनवा के पिसवा के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वीट ग्रो होता है सीजन में, उसके बाद उस वीट को डिफरेंट गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में स्टोर किया जाता है।
जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे वेयर हाउसेस का काम होता है प्रोडक्ट को सेफली स्टोर करना जब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होती, मतलब टाइम यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करना और प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे मैच करना। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स, या तो इसको यहां पे और एक नाम दिया जाता है, दैट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स एग्जैक्टली है क्या? मैंने आपको ये तो बता दिया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, कि भाई मुझे मेरे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट से सर्विसेज बेचना है, इसीलिए एनालिसिस करना, कस्टमर्स को समझना, उनके मुताबिक प्रोडक्ट बनाना, प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटेशन करना एंड सो ऑन। बट कैसे? हाँ, सेल्स बढ़ाना है, मार्केटिंग अच्छे से करनी है, तो कैसे? तो अगर मैं मार्केटिंग मिक्स की बात करूं, मार्केटिंग मिक्स एग्जैक्टली क्या कहता है कि ऐसे 4 एलिमेंट्स है जिनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके एक मार्केटिंग मैनेजर अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को कर सकता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल्स को बढ़ाने के लिए या सेल्स को एनहांस करने के लिए। कौन से हैं वो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? बिकॉज चारों एलिमेंट्स यहाँ पे P से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। 4 एलिमेंट्स है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यहाँ पे बच्चों का डाउट होता है मैम सीक्वेंस जरूरी है? नहीं है, उल्टा पुल्टा लिखा तो भी चलेगा। बट 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये जो थर्ड एलिमेंट है प्लेस, इसका और एक नाम है जो कि है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह भी सकते हो और लिख भी सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है। यही चारों एलिमेंट्स को हमें डिटेल में समझना है कि कैसे ये चारों एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इसका मिक्स करके एक मार्केटिंग मैनेजर अपनी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज को यहाँ पे प्लान करता है। सबसे पहले एलिमेंट के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो कि है प्रोडक्ट मिक्स। अब अगेन इसको प्रोडक्ट मिक्स क्यों कह रही हूं? क्योंकि प्रोडक्ट एलिमेंट में भी 3 सब एलिमेंट्स है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स एग्जैक्टली क्या है? प्रोडक्ट मिक्स का मेन काम होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है, जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, वो कस्टमर के व्यू से कितना अच्छा या बुरा है। अगर मैं एक कस्टमर हूं, मान के चलिए कि आप मुझे एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो मैं आपके प्रोडक्ट में क्या देखूंगी कि बाबा उसका लुक कैसा है, उसका फील कैसा है, उसमें क्या फीचर्स है, ठीक है, कितने अच्छे से वो डिजाइन किया गया है, कौन से कंपनी का है, क्या डिटेल्स मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है, ये फाइनल प्रोडक्ट दिखता कैसा है, ये फाइनल आउटपुट आपका कैसा होगा, ये आपका प्रोडक्ट मिक्स डिजाइन करता है। प्रोडक्ट मिक्स के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स की बात करूं तो बेटा प्रोडक्ट मिक्स में भी 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। कौन से 3? तो पहला एलिमेंट है ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग एंड तीसरा है लेबलिंग। इसमें भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे पीछे इसको लिख सकते हो। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर आपका फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट कैसा होता है ये डिसाइड करता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ ले। भाई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सीबीएसई में नहीं इंक्लूडेड था, बट आपके सीयूईटी में ऐड किया गया है, मैंने शुरुआत में ही बताया। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन है प्रोडक्ट मिक्स में जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब बहुत ज्यादा इसको किताबों में कॉम्प्लिकेट किया गया है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या, बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे भूख लगी है तो हम मार्केट में जाके बिस्किट्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं या फिर आइसक्रीम्स खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं।
ठीक है, घर पे हमारे रोज मिल्क यूज होता है, चाय कॉफी बनती है तो मिल्क खरीदते हैं, बाहर जाना है तो नए कपड़े चाहिए, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो एक कंज्यूमर खरीदता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है? तो बेटा जो इंडस्ट्रीज है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उनको भी बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है ना। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। बिल प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंटर चाहिए, पेपर चाहिए। फैक्ट्री में यहाँ पे 3 माले की फैक्ट्री है तो उसके लिए ऊपर जाने के लिए मैंने लिफ्ट रखी है। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स है जो एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं सो दैट प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो सके, तो इसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जनरली ये प्रोडक्शन प्रोसेस की इनपुट्स के तौर पे ऐड करता है जिससे प्रोडक्शन हो सके और आपका फाइनल आउटपुट बन सके, चाहे वो मशीन्स हो, टूल्स हो, रॉ मटेरियल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक अल्टीमेट कंज्यूमर खरीदता है, नॉट फॉर रीसेल बट उसके पर्सनल इस्तेमाल के लिए, उसके यहां पे कंजम्पशन के लिए, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है? जो इंडस्ट्रीज में इनपुट के तौर पे यूज होता है सो दैट हम प्रोडक्शन प्रोसेस को कर सके, जैसे कि रॉ मटेरियल, इंजन्स, लुब्रिकेंट्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए भाई इनका सब क्लासिफिकेशन पढ़ता है। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो समझ लिया, बट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पे मैं अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज द कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। देखिए बेटा, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स को समझना बहुत ही आसान है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली परचेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, शुगर है, या फिर जैसे ऑयल है, ठीक है, बिस्किट्स है, आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली परचेस करते हो, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती और जिसको परचेस करने के लिए बहुत ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते कि 100 दुकान में गए, हर जगह पे देखा, फिर उसको परखा, फिर उसको कंपेयर किया, फिर उसको परचेस किया ना, ऐसा हम कुछ नहीं करते। ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहा जाता है। याद रखना, इसको हम रेगुलरली परचेस करते हैं, साथ ही साथ इसके पीछे बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते इन गुड्स को परचेस करते वक्त। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आइसक्रीम्स है, मेडिसिन है, चॉकलेट्स है, टूथपेस्ट है, एक्सेट्रा। ये प्रोडक्ट की प्राइसेस भी यहाँ पे कम होती है और जनरली हम उसको अपने नीड के हिसाब से ही खरीदते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज योर शॉपिंग प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा, शॉपिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदते वक्त हम उनके पीछे काफी ज्यादा समय और काफी ज्यादा मेहनत डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको कोई अच्छी सी घड़ी खरीदनी है, तो ऐसे केस में आप अलग अलग दुकानों पे जाओगे, घड़ियों को देखोगे, कंपेयर करोगे, डिफरेंट वॉचेस को ट्राई करोगे, देन उनके प्राइसेस को, क्वालिटी को कंपेयर करोगे, वारंटीज गारंटीज को देखोगे, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। मैं एक दुकान में जाऊंगी, मुझे चॉकलेट खरीदने में भी 5 मिनट लगेंगे, बट मैं एक शोरूम में जाऊंगी, मुझे वॉच खरीदनी है तो मे बी मुझे 1 घंटा भी लग जाए। तो यहाँ पे शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको यहाँ पे खरीदते वक्त हम काफी ज्यादा समय देते हैं कंपेयर टू कंज्यूमर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी, प्राइस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कंपेयर करना होता है। देन जब हम सेटिस्फाइड होते हैं तभी इन प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। अब इसमें आप शूज है, वॉचेस है, क्लोथ्स है, ज्वेलरी है, ऐसे कोई भी शॉपिंग प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इसको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए कस्टमर बहुत दूर तक भी ट्रैवल करके जाने को तैयार है। जैसे कि कोई यहाँ पे एंटिक चीजें, या कोई बहुत अच्छे फेमस पेंटर की पेंटिंग, या तो कोई वेरी फेमस डिजाइनर के कपड़े, ये ऐसी चीजें होती है जिसके लिए एक कंज्यूमर यहां पे काफी ज्यादा समय देने के लिए, दूर तक ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
जो आर्ट वर्क है, जो एंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या जो बहुत फेमस डिजाइनर्स वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ऐसी सर्विसेज भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं पे क्रिकेट मैच खेली जा रही है, तो जो क्रिकेट फैंस होते हैं, जो इस पर्टिकुलर सिंगर के फैंस होते हैं, वो दूसरे सिटी स्टेट से तक ट्रैवल करते हैं। इंडिया से कितने लोग ऐसे भी है जो दूसरे कंट्रीज भी गए होंगे वर्ल्ड कप्स को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका मटेरियल एंड पार्ट्स। तो प्रोडक्शन में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है एंड जो भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे मटेरियल एंड पार्ट्स में डालते हैं, राइट। उसके बाद जो सेकेंड चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कैपिटल आइटम्स। अब कैपिटल आइटम्स ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो सकता है डायरेक्टली इस्तेमाल ना हो, बट प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए इनकी जरूरत यहां पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेटर्स है, जैसे कि कंप्यूटर्स है, फैक्स मशीन्स है, ठीक है, ऐसी चीजें कि भाई मुझे बिल्स प्रिंट करने हैं, मुझे ऑर्डर्स प्रिंट करने हैं तो फैक्स मशीन चाहिए या प्रिंटिंग मशीन चाहिए, मुझे डेटा मेंटेन करना है तो कंप्यूटर्स चाहिए, मुझे ऊपर के फ्लोर पे जाना है तो एलिवेटर्स चाहिए। तो ये ऐसे कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चले इसके लिए। प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है, वो मटीरियल होता है और वो आपका यहाँ पे जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज सप्लायर्स एज वेल एज बिजनेस सर्विसेज। इस सबसे पहले मैं यहाँ पे सप्लाईज की बात करूं तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके मेंटेनेंस में मेनली इस्तेमाल हो। जैसे कि यहाँ पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए हमें पेंट्स चाहिए, स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए, नेल्स जिसको हम ठोकते हैं ना दीवारों में, वो नेल्स चाहिए, स्क्रूज चाहिए, एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सप्लाईज क्या होता है, जो मशीन्स को स्मूथली चलाए। तो मशीन्स को हमें बार बार यहाँ पे ऑयलिंग करना होता है, उसमें लुब्रिकेशन इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो स्टेशनरी आइटम्स होता है, जैसे फैक्स मशीन है, वो तो चलो यहाँ पे आपका कैपिटल आइटम्स में चला गया, बट फैक्स मशीन या तो प्रिंटिंग मशीन है तो उसको चलाने के लिए पेपर भी तो चाहिए, इंक भी तो चाहिए, तो ये चीज आपकी किस में आएगी, सप्लाईज में आएगी। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज ब्रांडिंग। इस सबसे पहले मैं अगर ब्रांडिंग की बात करूं तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसके दो नाम होते हैं, उसके दो नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये क्या है, तो मैं कहूंगी टूथ ब्रश। में नहीं कहती तो हो सकता है आप पहचान भी नहीं पाते शायद, ठीक है, बट ये क्या है, ये उसकी ब्रिसल्स है, तो ये क्या है, ये टूथ ब्रश है। तो ये क्या हो गया, टूथ ब्रश उसका जेनेरिक नेम है। ठीक है, मैं कहती हूं कौन सा टूथब्रश है, तो सामने वाला कहता है ये सेंसोडाइन का टूथब्रश है। ठीक है, किसका टूथब्रश है, तो सेंसोडाइन का टूथब्रश है। तो ये सेंसोडाइन जो मैंने इसको नाम दिया, ये क्या हो गया, तो इसी को हम कहते हैं ब्रांड नेम। तो कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसके दो नाम हो सकते हैं, एक जेनेरिक नेम जो उसके इस्तेमाल के मुताबिक होता है, जैसे सोप है, शैम्पू है, बिस्किट्स है, चॉकलेट है, तो ये सारे जेनेरिक नेम हो गए। बट जब मैं कहती हूँ ये कैडबरी के चॉकलेट है, ये ब्रिटानिया के बिस्किट्स है, ये सेंसोडाइन का टूथब्रश है, ये कोलगेट का टूथपेस्ट है, तो ये क्या हो गए, ये इसके ब्रांड नेम यहां पे हो गए। तो ब्रांडिंग का मेन पर्पस क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन नेम यहां पे देना, जिससे वो प्रोडक्ट या उसको बनाने वाली या बेचने वाली कंपनी को हम यहां पे पहचान सके। ठीक है, चलिए भाई ब्रांडिंग की अगर बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, दैट इज पैकेजिंग। ठीक है, अब पैकेजिंग की बात करें ब्रांडिंग में, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए बेटा, ब्रांडिंग जो है ना, जो आप नाम दे देते हो जैसे सेंसोडाइन, तो ये क्या है, एक ब्रांड नेम है, बट काफी बार कंपनीज जो है पिक्चर्स, सिंबल्स, आइकन्स का भी यहां पे इस्तेमाल करती है। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली बस ये बता दूं ये क्या है,
तो ये सभी को पता है किसका सिंबल है भाई, तो ये जो है यहां पे मैकडॉनल्ड्स का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है अगर मैं पूछूं, भाई सही से ड्रॉ कर लूं वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे, है ना। ये क्या है, तो सभी को पता है ये किसका सिंबल है, ऑडी। तो यहां पे ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, तो ब्रांड सिंबल्स इसको कहा जाता है। कोई भी ऐसा पिक्चर या ड्राइंग जिसको आप इस्तेमाल करते हो जो ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे एक्ट करती है। जनरली ये जो ब्रांड्स है उनके नाम है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है सो दैट कोई और उसको कॉपी ना कर सके, जिसके लिए हम ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडमार्क क्या है, तो अपने ब्रांड का जो भी मार्क है या जो भी नाम है उसको रजिस्टर कराना, लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम ट्रेडमार्क के द्वारा कि कोई और इसको इस्तेमाल ना करे, कोई और इसको कॉपी ना करे, राइट। तो दिस इज अ ब्रांड सिंबल, दिस इज अ ब्रांड नेम। ओके, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है यहाँ पे पैकेजिंग। अब पैकेजिंग की मैं अगर बात करूं तो पैकेजिंग क्या होता है, तो जब आप प्रोडक्ट को बना लेते हो, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को आप पैक कैसे करोगे, तो आप रैपर्स में पैक कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से चॉकलेट्स, या तो अगर मैं कहती हूं चिप्स, ठीक है, तो हम ऐसे एक पैकेट में चिप्स को पैक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ रैपर। वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स को हम कंटेनर्स में डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शैम्पूज, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स को हम बैग्स में भी डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस या तो व्हीट। तो हम प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको भरते किस में है, क्या हम रैपर में उसको यहाँ पे पैक करते हैं, क्या हम कंटेनर्स में करते हैं, क्या हम बैग्स में करते हैं, क्या प्लास्टिक कंटेनर्स है, सील कंटेनर्स है, ग्लास जार्स है, एक्सेट्रा। चाहे पैकेजिंग कोई भी मटेरियल हो, कोई भी तरीके का हो, पर प्रोडक्ट को जब बाहर एक आउटर लेयर दे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। अब पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग बेसिकली 3 लेवल्स की यहां पे की जाती है। एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, सेम यहां पे लेट अस से मैं ये बिस्किट का एग्जांपल ले रही हूं, ठीक है, ये बिस्किट के बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब मैं अगर ये बिस्किट बॉक्स को खोलूं तो आप देख सकते हो कि बिस्किट जो है ये इमीडिएटली ऐसे प्लास्टिक रैपर में, एक क्लियर प्लास्टिक रैपर जिसमें से आप बहुत इजीली ये बिस्किट को निकाल सकते हो, ऐसे क्लियर प्लास्टिक रैपर में इसको पैक किया गया है। प्रोडक्ट के ऊपर ये पहली लेयर ऑफ पैकेजिंग है जो इमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर है, जो इमीडिएटली इस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। अब ये बिस्किट्स है नाजुक, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा टूट जाएंगे, चूरा हो जाएंगे, तो इसको एक एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग दिया गया है। इसको ऐसे इस कार्डबोर्ड से बने गए बॉक्स में डाला गया है। तो ये बॉक्स क्या हो गया, तो एक लेवल ऑफ पैकेजिंग तो दी थी, अब इसको सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग दी, तो ये आपका सेकेंडरी पैकेजिंग है। तो मैं अगर प्राइमरी पैकेजिंग की बात करूं तो प्राइमरी पैकेजिंग यहां पे क्या होता है, इमीडिएट पैकेजिंग या तो फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करूं तो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर अगर आप और एक लेयर ऑफ पैकेजिंग को ऐड करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट को एक्सटर्नल क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने के लिए हो एंड सो ऑन, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। अब स्टोर में जब ये बिस्किट्स आए होंगे तो 1, 2, 4 यूनिट्स तो नहीं आएंगे, ठीक है, बल्क में स्टोर्स में ऑर्डर किए जाता है, तो मैं एक बॉक्स तो यहाँ पे टेम्पो में रखूंगी नहीं, एक बॉक्स तो यहाँ पे उतारूंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्टून बॉक्सेस होते हैं, उसमें ये बिस्किट के बॉक्सेस ऐसे हम भर देते हैं, ठीक है। लेट अस से इसमें मैंने 4 डजन्स ऑफ बिस्किट बॉक्सेस भर दिए, या 50 बिस्किट के बॉक्सेस मैंने इसमें भर दिए, राइट।
तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें बहुत सारे बिस्किट के पैकेज मैंने भरे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग यूज्ड फॉर कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों की जाती है? सबसे पहला कारण है प्रोडक्ट को अब पैकेजिंग से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये अगर बिस्किट के पैकेट की बात करें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स और वेरिएंट अवेलेबल थे। अब यहाँ पे लिखा है जिंजर थिन्स विद कोकोआ, तो मुझे पता है कि ये जो इसके अंदर बिस्किट्स है वो जिंजर और कोकोआ फ्लेवर के हैं। वैसे ही हम मार्केट में जाते हैं क्रीम बिस्किट्स खरीदने, तो उस पर लिखा होता है ये ऑरेंज क्रीम है, ये पाइनएप्पल क्रीम है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये वैनिला है, ये चॉकलेट है एंड सो ऑन। तो हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से ब्रांड का है, कौन से वेरिएंट का है? तो उसके पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड पर्पस होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल बिस्किट्स की ही बात करें तो उसमें एक एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग जो बॉक्स में रखा है, वो क्यों रखा है? कि प्रोडक्ट को एक्सटर्नल डैमेजेस से प्रोटेक्ट इजीली कर सको। थर्ड फंक्शन क्या है? तो फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट को ऐसे ग्लास जार या कंटेनर में क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उसमें से ऐसा उंगली से लेके तो हम ब्रश पे नहीं लगा सकते। तो टूथपेस्ट को ट्यूब्स में, और अगर आप उसका जो नोजल देखोगे, जो आउटलेट है जहां से पेस्ट आता है, वो देखोगे तो वो भी अप्रोप्रिएट साइज का होता है कि आप ब्रश पे इजीली उसको लगा सको। अब बच्चों की टूथपेस्ट होगा ना तो और छोटा होगा क्योंकि उनके ब्रश और छोटे होते हैं। तो हम प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर सके, इजी टू यूज वो यहाँ पे हो सके, इसीलिए भी पैकेजिंग को यहाँ पे अप्रोप्रिएटली किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज प्रोडक्ट प्रमोशन। काफी बार जब हम ऑफर्स देते हैं तो आप देखोगे कि बहुत बार ऐसे बिस्किट्स के या चिप्स के पैकेट के ऊपर लिखा होता है 20% एक्स्ट्रा, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा। तो हमें काफी बार एक पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। पैकेजिंग को क्या कहा जाता है? पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन, क्योंकि पहली चीज अगर प्रोडक्ट को देखकर हमें कोई अट्रैक्ट करता है तो वो है उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग। साथ ही साथ अगर कुछ ऑफर्स दे रहे हो, बाय वन गेट वन, 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, तो वो भी आप ये पैकेजिंग पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या है? तो दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। कोई भी प्रोडक्ट के पैकेज पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना जिससे वो प्रोडक्ट की पहचान हो सके और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, उसीलिए हम यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग को कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन जाता है क्योंकि इसी के द्वारा प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितनी कैलोरीज है, कब बना, कब एक्सपायरी है, क्या प्राइस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लेबलिंग के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दौरान ये लेबलिंग करना, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देना मैंडेटरी भी लीगली है। राइट, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन कहता है कि ये प्रोडक्ट का जो कंटेंट्स है, ठीक है, या प्रोडक्ट का यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशंस है, किसमें क्या डाला गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या एनर्जी वैल्यूज है, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाता है। सेकेंड यहाँ पे फंक्शन क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का जो नाम लिखते हैं, जो वेरिएंट लिखते हैं, उससे प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। थर्ड क्या है? तो हेल्प्स इन ग्रेडिंग एज वेल। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल सेरेलेक। अब सेरेलेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेबीज के लिए इस्तेमाल होता है, बेबीज के फूड के लिए इस्तेमाल होता है। अब सेरेलेक में यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के मुताबिक इसको बनाया जाता है। जैसे कुछ सेरेलेक है जो छोटे बच्चों के लिए है, कुछ सेरेलेक है जो 1.5 साल से बड़े बच्चों के लिए है एंड सो ऑन। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा छोटे बच्चे के लिए, कौन सा बड़े बच्चों के लिए है एंड सो ऑन, और कौन सा फ्लेवर क्या है? तो उसके लिए उसके बॉक्स के ऊपर लिखा होगा। तो ये भी लेबलिंग है कि मैं इजीली प्रोडक्ट को ग्रेड कर सकती हूँ यहाँ पे।
नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इट प्रमोट्स सेल्स एज वेल। जैसे मैंने कहा कि लेबलिंग के द्वारा भी आप यहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स लिख सकते हो, अगर उसमें कोई स्पेशल चीज है, जैसे आज की तारीख में बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स जो है वो भी इस तरीके से बन रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इट इज नॉट फ्राइड, इट इज ओनली बेक्ड। ठीक है, तो बेक्ड है, फ्राइड नहीं है, मतलब ये हेल्दी है तो भाई इसको खरीद लो, है ना। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन जो कि कायदे के मुताबिक भी रिक्वायर्ड है। तो एज पर लॉ, एज पर राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो कि लेबलिंग के द्वारा हम देते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो प्रोडक्ट के बाद सेकेंड एलिमेंट जो हम यहाँ पे करेंगे दैट इज प्राइस। याद रखना प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स किया हमने, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग को यहाँ पे करा। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस एग्जैक्टली है क्या, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो एक्सचेंज में आपको उसकी वैल्यू पे करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं दिस इज अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ये क्या है, तो ये पैकेट ऑफ बिस्किट्स है, लेट अस से दिस इज पार्ले जी। अब ये पैकेट को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने होंगे, तो 10 रुपए देने होंगे। अगर ये पैकेट ऑफ बिस्किट मुझे चाहिए तो उसको खरीदने के लिए मुझे 10 रुपए देने होंगे, तो 10 रुपीज क्या हो गया, तो ये बिस्किट का प्राइस हो गया। तो प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, तो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू आपको देनी पड़ती है उसको प्राइस कहते हैं। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो एक प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे डिसाइड करता है, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत अप्रोप्रिएटली सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड होना चाहिए। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है या कंसिडर किया जाता है बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब आप एक मैनेजर हो, आपका प्रोडक्ट बन गया, अब बात क्या आती है कि प्रोडक्ट बेचेंगे कितने में, तो मुझे उसका प्राइस डिसाइड करना है। तो प्राइस डिसाइड करने के पहले क्या चीजों को कंसिडर करना होगा। सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी है कि आपका प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। जनरली अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो कंपनी के 2 प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट का मैक्सिमम सेल्स करना है। दूसरा मेरा ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि मुझे पर प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम या तो आप कह सकते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं एज अ मैनेजर 2 चीजों में से एक पे फोकस कर सकती हूँ। एक, प्रोडक्ट की प्राइस कम रख के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचो, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, कम प्राइस में ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकेगा, मैं सेल्स मैक्सिमाइज कर पाऊंगी। दूसरा मेरा प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव, कि भाई भले प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, कम बिके, बट पर यूनिट मुझे मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट मिले। अब जो भी लग्जरी ब्रांड्स है जैसे गुची है, लुइस वुइटन है एंड सो ऑन, ये सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट पे चलता है। ये प्रोडक्ट्स डेली नहीं बिकते, बड़े लार्ज क्वांटिटीज में नहीं बिकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी सेल होती है, तभी इनको लग्जरी कहा जाता है। पर इनका पर प्रोडक्ट जो प्राइसिंग होता है बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो भी कई गुना ज्यादा होती है। तो मैं अगर सोचती हूँ कि सस्ता रख के ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तो मैं यहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन फॉलो करूंगी, ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट प्राइस कम रखूंगी। मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो ऐसे केस में मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ जाऊंगी, और इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करूंगी। सेकेंड फैक्टर जो है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन का कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है कि भाई प्रोडक्ट को मुझे अगर बेचना है तो बेचने के पहले प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया ये भी तो जानना जरूरी है। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस से कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे शर्ट। ठीक है, तो ये शर्ट बनाने के लिए मुझे टोटल खर्चा कितना आया, तो मैं कहती हूँ कि भाई मेरा जो टोटल एक्सपेंस है या कॉस्ट है एक शर्ट बनाने के लिए वो है 100 रुपीज पर यूनिट। ये क्या है, तो ये मेरा कॉस्ट है एक शर्ट को बनाने का। अब जाहिर सी बात है कि भाई जितने में बनाए उतने में तो बेचूंगी नहीं, मैं क्यों शर्ट्स बना रही हूँ, सो दैट मैं उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकूं। तो लेट अस से मैं कहती हूँ कि एक शर्ट के पीछे मुझे कम से कम 20% तो प्रॉफिट चाहिए।
₹100 का 20% कितना हो गया, तो 20 रुपीज। तो यहाँ पे 100 रुपया मेरा खर्चा है, 20% उसमें मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इस शर्ट को यहाँ पे 120 रुपीज में बेचूंगी पर यूनिट। ठीक है, तो 120 रुपीज क्या हो जाएगा, मेरा ये शर्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जितने में मैं इस शर्ट को बेचूंगी। तो मुझे ये भी देखना है कि शर्ट बन रहा कितने में है, प्रॉफिट कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली मुझे प्राइस डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब जैसे यहां पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूं, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बहुत इजीली ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए भाई, तो यहां पे लेट अस से मैं अगर एग्जांपल लेती हूं दो प्रोडक्ट्स का, दैट इज कोक एंड सेकेंड प्रोडक्ट है पेप्सी। ठीक है, अब कोक एंड पेप्सी को हम एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। अगर मुझे मार्केट में कोक नहीं मिलता तो मैं पेप्सी खरीद लेती हूं, कोई इसमें फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेट अस से कोक को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब कोक का यहाँ पे मार्केट में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो गया, ये स्टोर्स में इजीली अवेलेबल नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कोक को छोड़ के यहाँ पे पेप्सी को परचेज कर लेंगे, या तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो लोग मेरा प्रोडक्ट छोड़ के मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेंगे ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लोगों के पास ऑप्शन है, वो मेरे लिए रुकने वाले तो है नहीं। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं मेरे प्रोडक्ट का सप्लाई भी रखूं और मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी यहां पे अकॉर्डिंगली रखूं। एक एग्जांपल अगेन मैं यहां पे देती हूं, लेट अस से सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सप्लाई का तो मैंने बता दिया, चलो, बट मेन अभी हम प्राइसिंग का भी देखते हैं, चलिए। ठीक है, मान के चलिए कोक एंड पेप्सी दो प्रोडक्ट्स है। अब मैं इनमें से क्या बनाती हूं, तो कोक को यहां पे बनाती हूं। लेट अस से मैंने कोक की प्राइस रखी है 20 रुपीज पर 500 ml बॉटल। पेप्सी की भी प्राइस है 20 रुपीज पर 500 ml बॉटल। अब पेप्सी ने क्या किया, यहां पे एक ऑफर दे दिया और प्राइस कर दी 18 रुपीज पर 500 ml बॉटल। उसने 10% यहां पे डिस्काउंट अनाउंस कर दिया। तब लोग जो है वो कोक की डिमांड कम करके सभी किधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सभी पेप्सी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो मेरे से सस्ता बेच रहा है और कोक और पेप्सी में फर्क नहीं है, तो कोक नहीं भी खरीदा तो लोगों को पेप्सी चल जाएगा। तो अब ऐसे केस में मुझे मेरे कॉम्पिटिटर के प्राइसेस पे भी ध्यान देना है। अगर उसने 10% ऑफ दिया तो मुझे भी यहाँ पे 10% ऑफ देके 18 रुपीज प्राइस करना पड़ेगा। तो जब मार्केट में टफ कंपटीशन होता है, एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होता है, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ता है, उनके मुताबिक रखना पड़ता है। पर अगर मोनोपोली लाइक सिचुएशन है, आपको लगता है कि भाई अपुनी राजा है, अपने अलावा किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और इसीलिए आप ज्यादा प्राइसेस पे भी अपने प्रोडक्ट्स को इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फैक्टर क्या है, तो कस्टमर की डिमांड एंड यूटिलिटी। देखिए बेटा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड और यूटिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो यहाँ पे पंखा चलाना है, ट्यूबलाइट चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी का अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी गया तो भी उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर एलपीजी गैस सिलेंडर, आज गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो क्या लोग खाना बनाना छोड़ देंगे क्या गैस सिलेंडर से? नहीं। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट प्राइस अगर ज्यादा भी आप रखते हो तो भी कस्टमर्स की डिमांड जरूर होगी। बट ऐसे प्रोडक्ट जिसकी यूटिलिटी कम है, सिर्फ एक आधे काम में ही इस्तेमाल होता है, उसका प्राइस बढ़ा दिया, लोग उसको छोड़ के उसको खरीदना ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो कुछ गवर्नमेंट के रूल्स है, रेगुलेशन। अब कुछ ऐसे नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम प्राइस, दैट इज प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस, मतलब फ्लोर प्राइस यहाँ पे डिसाइड करता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा कायदा लागू होता है कि इसका मिनिमम प्राइस इतना होना ही चाहिए, इसका मैक्सिमम प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो आपको ये कायदे को बिल्कुल यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड।
अब देखिए, मैं अगर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रही हूँ, तो भाई मार्केटिंग में खर्चा भी ज्यादा जाएगा, और मार्केटिंग ज्यादा की तो लोग अट्रैक्ट भी हो जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ और ज्यादा से ज्यादा इसको डिमांड करेंगे। तो ऐसे केस में हम ज्यादा प्राइसेस रख के भी इसको बेच सकते हो। बट अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, लोग हार्डली आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट भी कम है, तो ऐसे केस में आपको कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेचना होगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे डिसाइड करने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं बिफोर आप एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं जो कि है प्लेस, या तो इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। प्लेस या तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस तक या कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा। अब कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक खुद पहुंचाएंगे, हम खुद अपने रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे, शोरूम्स में दुकानें डालेंगे और खुद अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे कहते हैं कि हम तो भाई प्रोडक्ट को बनाएंगे, बाकी बेचने के लिए हम होलसेलर रिटेलर्स को दे देंगे, वो आगे कस्टमर्स को बेचेंगे। तो आप अपना प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाते हो, कितने इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करते हो, ये डिसाइड करता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या तो आपका यहाँ पे प्लेस एलिमेंट। प्लेस एलिमेंट का मेन यहाँ पे पर्पस होता है कि यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें कितने मिडिलमैन होंगे ये डिसाइड करना। एक बेसिक एग्जांपल दिया है कि चाय पत्ती की अगर बात करें तो चाय पत्ती ज्यादातर आसाम, दार्जिलिंग यहाँ पे ग्रो की जाती है, बट उसकी डिमांड तो पूरे इंडिया भर में है, राइट। तो ऐसे केस में पूरे इंडिया भर तक कैसे पहुंचेगी, तो बहुत सारे जो एजेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इनके द्वारा ये पूरे इंडिया में सप्लाई की जाती है, लोगों तक यहाँ पे पहुंचाई जाती है। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाता है और होलसेलर को देता है, होलसेलर यही प्रोडक्ट रिटेलर को देता है, रिटेलर ये प्रोडक्ट देन फाइनल कंज्यूमर को देता है। तो जो होलसेलर एंड रिटेलर है, जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को कनेक्ट कर रही है, इनको हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम इंटरमीडियरी या तो फिर ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल। देखो बेटा, लेवल्स ऑफ चैनल डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने इंटरमीडियरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं कहती हूं जीरो लेवल या डायरेक्ट चैनल, तो इस केस में जो भी आपका प्रोड्यूसर है या जिसको आप मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो, जो भी आपका प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाता है, कोई भी इंटरमीडियरी का, ट्रेडर का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल। बाटा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है इस चैनल का, जहां पे बाटा खुद अपनी चीजों को प्रोड्यूस करता है और फाइनल कंज्यूमर्स तक डिफरेंट स्टोर्स को सेटअप करके यहां पे पहुंचाता है। सेकेंड यहाँ पे टाइप ऑफ चैनल है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है, तो इन विच इनडायरेक्ट channels are in which intermediaries are used so that the product can reach the final consumer। तो अगर हम प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कोई भी इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं। बट सवाल यह है कि आप कितने इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट चैनल में पहला सब टाइप आता है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने अपने गुड्स रिटेलर को दिए, रिटेलर ने यही गुड्स जो है यहां पे कंज्यूमर को दिए। तो यहां पे हमने एक इंटरमीडियरी का इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए इसको क्या कहेंगे, वन लेवल चैनल कहेंगे। वही अगर मैं टू लेवल चैनल की बात करूं तो यहां पे दो इंटरमीडियरीज इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर जो है अपना गुड्स दे रहा है होलसेलर को, किसको दे रहा है, तो प्रोड्यूसर जो है अपने गुड्स किसको दे रहा है, होलसेलर्स को दे रहा है। अब होलसेलर्स यही गुड्स किसको देगा, तो रिटेलर्स को देगा। रिटेलर्स किसको देगा, तो यहां पे कंज्यूमर्स को देगा।
तो मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया, एक होलसेलर और दूसरा रिटेलर, और इसीलिए इसको मैं क्या कहूंगी, 2 लेवल चैनल कहूंगी। वही अगर मान के चलिए कि आप 3 इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करते हो, जैसे प्रोड्यूसर अपने गुड्स यहां पे दे रहा है एजेंट्स को, एजेंट्स यही गुड्स दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर यही गुड्स दे रहा है रिटेलर को, एंड रिटेलर इन रिटर्न उसको दे रहा है कंज्यूमर्स को। तो यहां पे मैंने कितने इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया, 1, 2 एंड 3। तो इसको मैं क्या कहूंगी, 3 लेवल चैनल इसको मैं यहां पे कहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल। अब कौन से चैनल्स अवेलेबल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में भी सब टाइप्स है, तो चैनल्स तो बहुत अवेलेबल है, बट ये चैनल्स का सिलेक्शन किस मुताबिक, कौन से फैक्टर्स के मुताबिक आप करोगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। ऑर्डर मिलने से बनने तक कितना उसमें समय लगेगा। अब कुछ प्रोडक्ट्स है जो बहुत आसानी से बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पूज है, सोप्स है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ही जल्दी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे केस में बिकॉज आप क्विक प्रोडक्शंस कर रहे हो, आप यहाँ पे इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, भी आराम से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक काफी कम समय में पहुंच जाएगा। पर अगर प्रोडक्ट बनाने में काफी ज्यादा समय जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है, अब ऐसे केस में मैं अगर और इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करूंगी तो पहले मुझे बनाने में समय लगा, फिर मैं एक को दूं, फिर वो दूसरे को दे, फिर वो तीसरे को दे, तो बहुत लंबा समय इसमें चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए बेटा, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है प्रोडक्ट को फाइनल मार्केट तक पहुंचाना। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज वेयर हाउसिंग। अब देखिए बेटा, सारे प्रोडक्ट्स को तो आप स्टोर नहीं कर सकते, कुछ प्रोडक्ट्स है जो पेरिशेबल है। अब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में अब ज्यादा इंटरमीडिएट्स इस्तेमाल करोगे तो उसको स्टोर कैसे करोगे। अब आप कहोगे नहीं मैम, स्टोर तो किया जा सकता है, माना मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, फिर भी इनको स्टोर किया जा सकता है। बट अगर मैं इनको कोल्ड वेयर हाउसेस में स्टोर करती हूँ, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, जिसमें फिश है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको स्टोर कर सकती हूँ, बट इसका कॉस्ट कितना ज्यादा है भाई, सब्जी से ज्यादा तो उसको स्टोर करने का कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट चैनल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। बट अगर आपके यहाँ पे ड्यूरेबल्स है, सेमी ड्यूरेबल्स है, जिसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, वेयर हाउसेस में रखा जा सकता है, टिल उनकी डिमांड नहीं आती, तो यस आप इंटरमीडिएट ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, आपके प्रोडक्ट का स्टॉक कितना ज्यादा या कितना कम यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए बेटा, स्टॉक रखना अच्छी बात है कि जैसे डिमांड आएगा वैसे आप सप्लाई कर दोगे, बट स्टॉक का भी मेंटेन करने का भी एक कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड स्टोर या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आप स्टॉक में रख रहे हो वो कैलकुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसा ना हो जाए कि स्टॉक को मेंटेन करने में आपका ज्यादा खर्चा यहाँ पे हो जाए। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे ब्रांडिंग। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आपका भाई रिपीट स्लाइड आ गया है, तो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे प्रमोशन। अब देखिए, प्रमोशन की अगर मैं बात करूं या प्रमोशन एज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स की बात करूं, तो प्रमोशन एग्जैक्टली है क्या। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, जनरली बच्चों को लगता है मार्केटिंग बोले तो एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग बोले तो प्रोडक्ट को सेल करना, नहीं। मैं अगर मार्केटिंग एंड सेलिंग को यहां पे कंपेयर करूं तो मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है और सेलिंग जो है बस उसका एक हिस्सा है और एक नैरो कंसेप्ट है। तो मैं सेलिंग की बात करूं, मैं प्रमोशंस की बात करूं, मैं यहां पे प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करूं, मैं यहां पे पैकेजिंग की बात करूं, ब्रांडिंग की बात करूं, लेबलिंग की बात करूं, ये सारी चीजें तो बेटा मार्केटिंग में आ रही है। तो आप कह सकते हो कि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग।
एंड मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, जबकि सेलिंग बस उसका एक हिस्सा है, एक नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं जब प्रमोशन की बात करती हूँ, प्रमोशन का मेन एम क्या होता है कि भाई मैंने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पे बनाई है, मुझे वो प्रोडक्ट या सर्विस को मैक्सिमम में मैक्सिमम सेल करना है। बट कैसे? तो मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट को लेकर या मेरे प्रोडक्ट के तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, मैं चाहती हूं कि कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदे, मैं चाहती हूं कि कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट्स के लेकर अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। एक, मैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकती हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे वो टेलीविजन में हो, रेडियो में हो एंड सो ऑन। तो मैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके कस्टमर्स तक पहुंचा के उनको अट्रैक्ट करके ऐसे इमोशनल कन्विंसिंग एडवर्टीजमेंट्स बना के मैं कस्टमर्स को अपने तक अट्रैक्ट कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट तक अट्रैक्ट कर सकती हूँ। सेकेंड यहाँ पे तरीका होता है जो कि है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में मेन काम होता है आपके जो सेल्समैन होते हैं या तो सेल्स वुमेन होते हैं उनका। हम काफी बार स्टोर्स में जाते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, वहां पे जो भी सेल्स पर्सन होता है वो काफी ट्रेंड होता है, जो हमें प्रोडक्ट बताता है, एक्सप्लेन करता है, फीचर्स बताता है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम वो प्रोडक्ट को खरीदें। तीसरा तरीका होता है जो कि टेम्पररी तरीका है, जिसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर्स दे देना, डिस्काउंट देना, बाय वन गेट वन, 30% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, बाय 30% एक्स्ट्रा। तो ये प्रमोशनल टेक्निक्स जो है इसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। ये टेम्पररी सेल्स को इंक्रीज करना है, या आपका डेड स्टॉक है, नया स्टॉक भरना है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं पब्लिक रिलेशंस, या तो इसको कहते हैं पीआर। देखिए बेटा, पब्लिक रिलेशंस का मेन काम होता है सोसाइटी में, लोगों में कंपनी की एक गुडविल और एक रेपुटेशन क्रिएट करना। अगर कंपनी की गुडविल क्रिएट होती है, रेपुटेशन क्रिएट यहाँ पे होती है ना, तो लोग ऐसे ब्रांड्स को जिनका कंपनी का नाम मार्केट में अच्छा है, गुडविल है, रेपुटेशन है, उनको ज्यादा प्रेफर यहाँ पे करते हैं। राइट, तो यहां पे मैं अगर प्रमोशन मिक्स की बात करूं तो इसमें सारे डिसीजंस रिलेटेड टू कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को यहां पे प्रमोट करोगे, ये सारे डिसीजंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपकी एडवर्टीजमेंट क्या है। सारे एलिमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है बेटा? देखो, एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको यहाँ पे समझने हैं, जो इस डेफिनेशन में मेंशन्ड है। सबसे पहली चीज, एडवर्टीजमेंट हमेशा एक पेड फॉर्म होगा। पहले फीचर्स देख लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करती हूं। सेकेंड, वो हमेशा नॉन पर्सनल होगा। थर्ड, उसका हमेशा एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सरर होगा। मतलब क्या? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, एडवर्टीजमेंट हमेशा पेड फॉर्म होती है। कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे फ्री नहीं है। आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो पैसा देना, आपको टीवी में ऐड देना है तो पैसा देना, आपको रेडियो में एडवर्टीजमेंट करानी है तो पैसा यहाँ पे देना है। तो एडवर्टीजमेंट के पैसे लगते हैं, वो पेड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे है। दूसरी जरूरी चीज, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कभी भी नॉन पर्सनल होता है। एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कभी भी एडवर्टीजमेंट्स को नहीं बनाया जाता। वो जनरल पब्लिक के लिए, सभी के लिए एक साथ एक समान बनाया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो कभी भी यहाँ पे नॉन पर्सनल होगा। एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं होगा। एक एडवर्टीजमेंट बनेगी, सभी को वही दिखाया जाएगा, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेन हो, विमेन हो, कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी इनकम क्लास हो एंड सो ऑन। थर्ड, उसका हमेशा एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सरर होता है। किसकी एडवर्टीजमेंट है, कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है, ये भी बताना बहुत जरूरी उसमें होता है। जैसे सैमसंग का फोन है, ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, एप्पल का फोन है, इसका फोन है, उसका फोन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टीजमेंट इन चीजों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, जहां पे गुड्स और सर्विस को प्रमोट किया जाता है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और प्रमोशन हमेशा पेड फॉर्म होता है, नॉन पर्सनल होता है, किसी एक व्यक्ति के मुताबिक या उसके नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई,
आगे जाते हैं टू द मेरिट्स या तो एडवांटेजेस या तो बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पे। जनरली हमें लगता है कि एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट साथ ही साथ उसकी जो रीच होती है, अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचना है तो एडवर्टीजमेंट से बेहतर तरीका कोई नहीं। जैसे अभी आईपीएल मैचेस चल रही है भाई, डेली आईपीएल इंडिया में मोर देन 1 करोड़ लोग देखते हैं, तो आईपीएल के बीच में एक ऐड दे दी तो एक साथ 1 करोड़ लोगों तक तो पहुंच गई कम से कम। तो मुझे चाहिए कि मुझे मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या मेरे प्रोडक्ट को यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचाना है, एडवर्टीजमेंट सबसे बेस्ट मीडियम है। सेकंड यहाँ पे क्या है तो चॉइस। देखिए बेटा, एडवर्टीजमेंट करना है तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं आपके बजट्स के मुताबिक, आपके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, वांट्स के मुताबिक। टीवी में ऐड दे सकते हो, न्यूज़पेपर्स में दे सकते हो, बैनर्स, ब्रोशर्स यहाँ पे लगा सकते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रेडियोस इस्तेमाल कर सकते हो, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो एंड सो ऑन। नेक्स्ट है यहाँ पे लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, वैसे हम किसी को ओरली बोल देंगे कि इस प्रोडक्ट में ये है या ये प्रोडक्ट ये कर सकता है तो लोग उसको मानेंगे नहीं, बट हम जब टीवी में एक एडवर्टीजमेंट दे देते ना कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, तो कंज्यूमर्स को क्या लगता है कि टीवी में ऐड दे रहा है, सबके सामने क्लेम कर रहा है, लाखों करोड़ों लोग उसकी ऐड देख रहा है। झूठ थोड़ी होगा, सच होगा, वरना लोग शायद बिलीव ना करें। बट जब हम इतना लार्ज प्लेटफॉर्म पे बेटा एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो लोगों को ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि नहीं भाई सही कह रहा होगा, प्रोडक्ट में सच्ची वैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज एक्सप्रेसिवनेस। एडवर्टीजमेंट एक मौका देती है कि आप अपने प्रोडक्ट से जो है इमोशंस है, ठीक है, एक्सप्रेशंस है, खुशी, आंसू, एंगर, ये चीजें आप इजीली कनेक्ट कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैडबरी का एग्जाम्पल दूं तो कैडबरी का एक यहाँ पे ऐड आता है, मीठा है खाना आज पहली तारीख है। तो बेसिकली वो जो हमारा इमोशन है कि पहली तारीख को सैलरी आती है, जैसे सैलरी आती है तो हम खुशी मनाते हैं, वी फील हैप्पी, है ना, हमें अच्छा फील होता है, तो इस इमोशन को उसमें दिखाया गया है। वैसे कैडबरी के एडवर्टीजमेंट आते हैं दिवाली, रक्षाबंधन के टाइम के आप सेलिब्रेट करते हैं, तो इंडिया में ये त्योहार को बहुत माना जाता है। इंडिया में परंपरा है कि त्योहार में हम मीठा खाते हैं, ठीक है, मीठा देते हैं लोगों के घर पे, तो इसको लेकर इसकी एडवर्टीजमेंट्स को बनाया जाता है। तो अब ये जो इमोशंस है, ये फीलिंग्स है, ये आप एडवर्टीजमेंट के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो हमें लगता है कि एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा कॉस्ट जाता है, बट नहीं, ये जनरली कॉस्ट इफेक्टिव होती। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे टीवी में एक एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, मैं अज्यूम करती हूं कि उसका यहाँ पे कॉस्ट है लेट अस से 10 करोड़ रुपीस, राइट। बट ये एडवर्टीजमेंट अगर मैं टीवी में देती हूं तो इससे कितने लोगों तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा, तो मैं कहती हूं कि 20 करोड़ लोगों तक मेरा ये जो प्रोडक्ट है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पहुंचेगा। तो आप कैलकुलेट कर लो कि भाई पर पर्सन कॉस्ट कितना है, तो मात्र करीबन 50 पैसे हो गया, है कि नहीं। 10 करोड़ का खर्चा है, मुझे लगता है महंगा है, बट 20 करोड़ लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो पर पर्सन तक प्रोडक्ट पहुंचाने का कॉस्ट कितना, 50 पैसा। तो भले कॉस्ट ज्यादा है बट रीच भी ज्यादा है, इसलिए जनरली इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब जनरली जब एडवर्टीजमेंट देते हैं तो प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स बताना, इससे क्या है तो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट तरीका क्या है तो जिसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है आपको याद रखना है, जनरली ये फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, राइट। यहां पे होता क्या है कि पर्सनल सेलिंग में जैसे आप स्टोर में जा रहे हो तो कोई एक सेल्स पर्सन है, आप उनसे मिलते हो, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, वो समझते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बताते हैं, फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, डेमो देते हैं। तो ये जो चीजें की जाती है इसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। बिकॉज ये पर्सनली होता है, फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन के पास एक मौका होता है कि आपको इजीली यहाँ पे कन्विंस कर सके टू बाय अ प्रोडक्ट, राइट।
अगर मैं यहाँ पे मेरिट से तो एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट या पर्सनल फेस टू फेस इंटरैक्शन हो सकता है। तो कस्टमर्स के जो एक्सप्रेशंस है, नीड्स है, वांट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, आप इजीली इसमें समझ सकते हो, जो कि एडवर्टीजमेंट में पॉसिबल नहीं था। सेकेंड क्या है कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने कुछ पूछा, आपने बताया, आपने कुछ बताया, मैंने कुछ पूछा। जैसे मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स बताए, आपने प्रोडक्ट बताया, फिर मैंने पूछा इसमें कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है, कब तक चलेगा, क्वालिटी कैसी है, कलर ऑप्शन है क्या, फिर आपने मुझे जवाब दिया। तो यहाँ पे बायर के पास भी एक ऑप्शन होता है टू आस्क क्वेश्चंस, टू गेट फीडबैक, टू गेट इन्फॉर्मेशन, जो कि अगेन एडवर्टीजमेंट में पॉसिबल नहीं था। एडवर्टीजमेंट में टीवी में ऐड देखा, टीवी को पूछोगे क्या? नहीं। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज बेटर रिस्पॉन्स। बिकॉज ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्ट कर रहे हो, टू वे कम्युनिकेशन है, एज ए सेल्स पर्सन आपके पास बेटर यहाँ पे मौका होता है सामने वाले को कन्विंस करने का टू बाय अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब देखिए, जब हम पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं, जब सामने वाले से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट दिखाता है, तो एक रिलेशनशिप इजीली बिल्ड हो जाती है। जनरली हमारी आदत होती है, जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो हमारे घर के आजू बाजू बहुत सारे किराने स्टोर्स होंगे, सब्जी वाले होंगे, फ्रूट वाले होंगे, बट हमारी जो मम्मी है एक ही जन के पास ज्यादातर जाती है। क्यों? क्योंकि हम डेली इंटरैक्ट करते हैं या बहुत बार मिलते हैं, बात करते हैं, उन्हीं से सब्जी लेते हैं, तो एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन बन जाता है, तो हमें लगता है चलो उन्हीं से हमें लेना है। तो ये पर्सनल सेलिंग में ही पॉसिबल है। बाकी अगर आप ऑनलाइन सेलिंग देखोगे, ई कॉमर्स देखोगे, तो यहाँ पे तो बायर सेलर एक दूसरे को जानता तक नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो बेटर कन्विंसिंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सामने जब आप बात करते हो तो सामने वाले को कन्विंस करना ज्यादा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला कहते हैं पता नहीं यार जमेगा नहीं, जब आप लेके जाओ ना मैडम, नहीं जमा तो मैं बैठा हूं ना, वापस लेके जाना चलो। ये होता है कन्विंसिंग पावर, राइट। बिकॉज सामने वाला आपके सामने मौजूद है, आप उसके एक्सप्रेशंस को, उसके फीलिंग्स को, उसके रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, वांट्स को इजीली यहाँ पे समझ के उसको बेटर यहाँ पे कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज योर पीआर या तो पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस की अगर बात करो तो ये एक ऐसा प्रमोशनल टेक्निक है जिसका मेन एम क्या होता है, तो जो कंपनी है उसकी इमेज यहाँ पे लोगों के सामने मेंटेन रखना, उसका रेप्यूटेशन क्रिएट करना, कंपनी की गुडविल लोगों के सामने क्रिएट करना। अब ये आप कैसे कर सकते हो, तो पहला तरीका है न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट आर्टिकल्स अपने कंपनी के बारे में देकर, तो कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका ग्रोथ, वो क्या कर रही है, कुछ अच्छा काम किया तो उसके बारे में लिखा, कुछ गुड इनिशिएटिव लिया तो उसके बारे में लिया, कोई सोशल एक्टिविटी की तो उसके बारे में लिखा। तो न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल्स को प्रिंट कर कर आप यहाँ पे लोगों के सामने अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज स्पीचेस। तो यहाँ पे कंपनी का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में, जैसे कहीं पे स्टेज शो हो रहा है, कहीं पे कॉलेज इवेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी जो मेन लीडर्स है उनके स्पीचेस अरेंज करते हैं, जहाँ पे वो स्पीच देकर लोगों से बातचीत करके यहाँ पे कंपनी की एक रेपुटेशन बिल्ड कर सके। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इवेंट्स, राइट। तो बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी स्पॉन्सरर्स बनता है, जिसमें कंपनी स्पॉन्सरशिप्स करते हैं और यहाँ पे भी अपनी विजिबिलिटी दिखा के गुडविल या रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज रिटर्न मटेरियल। यहाँ पे ब्लॉग्स लिखना, मैगजीन्स में लिखना, ये रिटर्न मटेरियल के द्वारा भी आप अपनी गुडविल या तो रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। कभी वॉलंटरी पब्लिक सर्विस करी, कभी दान धर्म करा, डोनेशन करा, कभी किसी को फ्री में पढ़ाया, कभी किसी का फ्री में यहाँ पे लेट से कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो वहां पे आपने हेल्प करा। तो डिफरेंट पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज के द्वारा भी आप एक रेपुटेशन इन द मार्केट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर तो देखो बेटा खत्म हो गया, एंड चैप्टर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगता है, बिकॉज भले लेंदी है बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बारी ये आती है कि चैप्टर हो गया बट क्या उसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम लिख पाएंगे या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि द मार्केटिंग फिलोसॉफी दैट फोकसेस ऑन producing large scale goods to get the benefit of low cost production, ये कौन सा मार्केटिंग फिलोसॉफी है? कौन सा फिलोसॉफी कहता था कि ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ते से सस्ता बनाओ और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो? तो ये एक ही फिलोसॉफी है, कौन सा? तो दैट इज योर प्रोडक्शन कंसेप्ट।
सेकेंड क्वेश्चन है डैश गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू द आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स है तो कोई और यहाँ पे अपना नाम मैकडॉनल्ड्स रख सकता है, कोई और वो सिंबल यूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिला है। तो लीगल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम यहाँ पे ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो ये अगर सिंबल है तो इधर ऐसे टीएम लिखा होगा। ये टीएम क्या है? तो दैट इज योर ट्रेडमार्क, कि भाई ये सिंबल ट्रेडमार्क है, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता है कानूनन, राइट? नेक्स्ट क्या है? तो डैश मार्केटिंग कंसेप्ट ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो बेटा जब भी एनवायरमेंट की बात आती है तो कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट है जो एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करता है? तो दैट इज योर। अरे भाई इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन भी गलत आता है, ठीक है? तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात करें तो यस दिस इज योर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। भाई अपने कंटेंट और अपने नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन भी गलत आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? डैश लेवल ऑफ पैकेजिंग इज यूज एज द फर्स्ट लेयर। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो पहला लेयर ऑफ पैकेजिंग होता है उसको हम कौन सा लेवल कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पे प्राइमरी मार्केट नहीं भाई, प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन लेवल and this is none of the above, ठीक है? चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो कानूनन राइट टू इंफॉर्मेशन के दौरान प्रोडक्ट को लेकर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो उसको हम कहते हैं लेबलिंग। तो लेबलिंग का काम होता है, इसलिए हम लेबलिंग को क्या कहते हैं? लेबलिंग को हम यहाँ पे कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको किसके दौरान मिलती है? तो लेबलिंग जो कि प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा है उसके दौरान मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिसाइडिंग द फीचर्स एंड द फाइनल लुक ऑफ द प्रोडक्ट, ये कौन से एलिमेंट का हिस्सा है? तो मेरा प्रोडक्ट फाइनली कैसे दिखेगा? प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन लाना है, प्रोडक्ट फाइनली कैसे बनेगा, क्या आउटपुट यहाँ पे बनेगा, ये प्रोडक्ट मिक्स में यहाँ पे डिजाइन होता है या डिसाइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डैश प्रमोशन टूल हैज अ मास रीच। तो भाई मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूं, तो कौन सा यहाँ पे मार्केटिंग टूल या प्रमोशन टूल इस्तेमाल करो? अब ये तो आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं कि कौन से टूल का इस्तेमाल करके मैं मास रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पे पहुंच सकती हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द डेलिब्रेट एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग गुडविल बिटवीन इटसेल्फ एंड द सोसाइटी। तो जब भी गुडविल एंड रेप्यूटेशन की बात आती है तो यस दैट इज पीआर और पब्लिक रिलेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट रीचेस द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचे मैन्युफैक्चरर से, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या तो प्लेस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करता है कि कितने इंटरमीडिएट्स इस्तेमाल होंगे कि मेरा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक सही तरीके से सही समय पे पहुंचे। अब देखिए बेटा एक असर्शनिंग एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी एक ट्रिक मैं आपको यहां पे बता देती हूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए जो आने के चांसेस है। पहले आप असर्शन एंड रीजनिंग को इंडिविजुअली मार्क करोगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे यहां पे मेरा असर्शन कहता है द मार्केटिंग कंसेप्ट strives to identify needs the wants and requirements of the customer। तो मैंने यहाँ पे 5 मार्केटिंग फिलोसॉफीज पढ़ी थी, तो कौन सा फिलोसॉफी कहता था कि कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को समझो फिर प्रोडक्ट को बनाओ? तो यस वो मार्केटिंग कंसेप्ट था। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन तो यहाँ पे ट्रू है, तो टी लिख दो। रीजनिंग क्या कहता है कि प्रोडक्ट्स आर परचेज बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड अदर एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग थ्योरी। तो प्रोडक्ट लोग उसके क्वालिटी के मुताबिक खरीदते हैं एंड उसके फीचर्स के मुताबिक खरीदते हैं। क्या ये मार्केटिंग थ्योरी कहता था? नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स पे तो प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस करता था ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कहता है ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट।
सिंपल। तो सेकंड ऑप्शन कहता है ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज क्रिटिकल फॉर अ फर्म टू ग्रास्प ऑन द फिलॉसफी और कंसेप्ट दैट विल बी यूज्ड। मतलब मेरे पास 5 ऑप्शन है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल। मैं कौन सा इस्तेमाल करूं या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करूं, ये मुझे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है क्या? रीजन कहता है डिफाइंस हाउ मच फोकस और वेट शुड बी प्लेस्ड ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैं प्रोडक्ट का प्राइस कम रखूं या बेटर क्वालिटी दूं या कस्टमर्स के मुताबिक चलूं, मुझे कैसे पता? जब मैं एक फिलॉसफी सिलेक्ट करूंगी, मैं अगर प्रोडक्ट फिलॉसफी सिलेक्ट करती हूं तो मैं कहती हूं कि भाई मेरे को क्वालिटी ऑफ फीचर्स पे फोकस करना है। मैं अगर प्रोडक्शन फिलॉसफी सिलेक्ट करती हूं तो मैं कहती हूं कि कॉस्ट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ये मेरा फोकस होना चाहिए। तो यस, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि मुझे यहां पे फिलॉसफी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिलॉसफी डिफाइन करता है कि मुझे कितना फोकस देना चाहिए कौन से एस्पेक्ट्स के, मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इनको कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्ट करने के लिए बिकॉज या हेंस वर्ड को इस्तेमाल करके देखो। अब जैसे मैं कहती हूं इट इज क्रिटिकल टू हैव अ फर्म ग्रास्प ऑन द फिलॉसफी और कंसेप्ट दैट विल बी यूज्ड because it defines how much focus or weight should be placed on certain aspects in order to achieve the goals। हाँ भाई, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। फिलोसॉफी करेक्ट सिलेक्ट करो क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस पे फोकस करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो। सही है, तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, दोनों कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो मैं ऑप्शन ढूंढूंगी सबसे पहले बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड R is the correct explanation of A। ठीक है, ये ऑप्शन को यहां पे मैं चूज करूंगी। क्लियर है? चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्पेंड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज टू एनकरेज टारगेट क्लाइंट्स टू बाय चॉकलेट्स। कौन सा मार्केटिंग मिक्स यहाँ पे गिवन है? एडवर्टीजमेंट बोला, पर्सनल सेलिंग बोला, सेल्स प्रमोशन बोला, तो ये सब किसका हिस्सा है? प्रमोशन मिक्स का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फोकसेस ऑन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट रिलेटेड भाई डिसीजन तो प्रोडक्ट मिक्स में लिए जाएंगे कि प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन होगा, क्या फीचर्स होगा, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, ये तो प्रोडक्ट मिक्स से डिसाइड करेगा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट यहां पे खत्म होता है। पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल मैंने यहाँ पे कवर किया है। एक छोटू सा चिंटू क्लास क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है तो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देना। बाकी आगे के चैप्टर्स अभी बाकी है, याद रखना सीयूईटी में एक एडिशनल चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी हमें करना है। तो दोबारा आपके आगे के चैप्टर्स के साथ बहुत ही जल्द मिलूंगी, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड have a nice day।